दुखों की धूप तकलीफों की बरसात में रहे, दुखों की धूप तकलीफों की बरसात में रहे, हंसते रहे हम वो जैसे भी हालात में रहे। हम वो सूखे पत्ते नहीं दोस्तों, हम वो सूखे पत्ते नहीं जो साग से गिर जाए, आंधियों से कह दो वो अपनी औकात में रहे। दोस्तों, इससे ये तात्पर्य मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंसान जिस भी हालत में हो, जिस भी संकटकालीन स्थिति में हो, जिस भी मुसीबत में हो, कभी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, हर हालात में जीना चाहिए, अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपनी मेहनत बरकरार रखनी चाहिए, तो उसको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलती है दोस्तों। क्योंकि आंधियों से कह दो वो अपनी औकात में रहे, अपन अपनी मुसीबत संकट से बोल देंगे वो अपनी औकात में रहे, और अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना दोस्तों। इसके लिए आपको मेहनत बरकरार रखनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन ने पीछे वाली कक्षा में जनरल साइंस का पॉइंट है धातु है धातु में धातु के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, और धातु के अपन ने 2 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे वाली कक्षा में लास्ट टाइप यानी लास्ट में अपन ने ये पढ़ा था कि भाई पृथ्वी पर, पीछे वाली कक्षा में लास्ट में ये पढ़ा था पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और आंसर था अपना ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? आपका ऑक्सीजन है। ध्यान ये देना, जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाएंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब का मान कम होता है, और वायु दाब का मान कम होने का मतलब ये कहा जाता है कि पहाड़ों पर या ऊंचाई पर खाना देरी से पकता है, क्योंकि वहाँ वायु दाब का मान कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है भाई? कम होती है। ठीक है, श्वास लेने में कठिनाई होती है और खाना देरी से पकता है, क्योंकि जलाने के लिए सहायक गैस जो है यानी दहन के लिए सहायक गैस जो है वो कौन सी? आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, और एक अपन ने कल ये देखा था कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला उर्वरकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? उर्वरकीय पदार्थ है हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस। ठीक है ना, फास्फोरस लगभग 99% हड्डियों में होता है, बाकी 1% अन्य भागों में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताया गया था कि भाई हमारे शरीर में या मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तब आंसर आएगा आपका ऑक्सीजन। बोलो कितना परसेंट है? 60% है। कारण ये है कि हमारे शरीर में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? 65 से 70% होती है। ठीक है, जहाँ जल के अणु ज़्यादा होते हैं वहाँ ऑक्सीजन क्या होती है? ज़्यादा होती है। मूल रूप से अपन ये कह सकते हैं कि अपन श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं वो जल से अलग होकर मिलती है। ठीक है ना, तो जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा भी क्या होगी? आपकी अधिक होगी। क्लियर है? अब यहां तक अपन ने पीछे वाली कक्षा में डिस्कस जो है वो कर लिया था। अब अपन धातु में आगे डिस्कस करने वाले हैं। धातु में आगे ये ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तब आंसर क्या आएगा आपका? पारा। पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। ध्यान रखना भाई, पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक है, इसके अलावा एक आपसे ये पूछे, अगर आपको ये पूछे अम्लगम किस धातु को कहा जाता है, धातु की बात करें, अम्लगम किस धातु को कहा जाता है, तब आंसर आएगा आपका पारा धातु को कहा जाता है। ठीक है ना, यानी पारा धातु को अपन क्या बोल सकते हैं? अम्लगम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे पारा जो है इसका एक ऐसक है जिसका नाम होता है सिनेबार। क्या नाम होता है भाई? सिनेबार, जिसका सूत्र होता है HgS यानी मर्क्यूरी की सल्फाइड, अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर भाई? ये जो सिनेबार है ऐसक, तो ऐसक के बारे में अपन ये तथ्य और सक्रियता श्रेणी पूरा करने के बाद मिश्र धातु पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें अपन पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखो,
अम्लगम पारा धातु को सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड को अपन बोल देंगे। एक आपसे ये पूछे कमरे के तापमान के बारे में कि कमरे का तापमान होता कितना है, तो दोस्तों कितना होता है कमरे का तापमान? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेल की पटरियों के पुर्जों को जोड़ने में, या आपको पूछे मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तब आंसर क्या आएगा आपका? एल्यूमिनियम। सिंबल क्या होगा आपका? Al। रेल की पटरियों के पुर्जों को जोड़ने तथा मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं। और अपन ये कह सकते हैं कि रेल की पटरियों के पुर्जों को तथा मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में जो अभिक्रिया काम में आती है, उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है आपका? थर्मिट अभिक्रिया। यानी थर्मिट अभिक्रिया के द्वारा अपन इनको जोड़ सकते हैं। और थर्मिट अभिक्रिया के लिए जो महत्वपूर्ण धातु होती है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम होता है। क्लियर है ना? तो थर्मिट अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। क्लियर है भाई इतना? अब देखो आगे मैं 3 क्वेश्चन आपको एक साथ याद करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि पारा धातु की अधिकता से, पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। पारा धातु की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ठीक है, कैडमियम धातु की कमी से, Cd, यानी कैडमियम बोल सकता हूं। कैडमियम धातु की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके अलावा आपको पूछे जिंक धातु की कमी से, जिंक धातु की कमी से। अब पहली बात तो ये देखो, पारा धातु की अधिकता से होने वाला रोग आपका मिनीमाता। पारा धातु की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। तो क्वेश्चन ये पूछता है मिनीमाता नामक रोग होता है पारा धातु की अधिकता से। दूसरा आपसे ये पूछे कैडमियम धातु की कमी से कौन सा रोग होता है? इटाई नामक रोग होता है। कौन सा रोग भाई? इटाई नामक रोग होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है इटाई नामक रोग का संबंध किससे है? कैडमियम से। या इटाई नामक रोग किस धातु की कमी से होता है? कैडमियम। ठीक है, एक ही पोदुमी खेरा नामक रोग होता है। पोदुमी खेरा नामक रोग होता है, खेरा रोग। तो पोदुमी खेरा रोग जिंक धातु की कमी से होता है। ध्यान रखना भाई, पोदुमी खेरा नामक रोग जो होता है वो जिंक धातु की कमी से होता है। अरे क्लियर है ना? तो धातु जो है उसके तथ्य अपनी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो लगभग पूरी कर ली है। अब धातु में अगला जो टाइप आने वाला है वो आएगा आपका सक्रियता श्रेणी। ठीक है ना? यानी अपन ने धातु की डेफिनेशन पढ़ ली, धातु के गुण जो हैं वो क्लियर कर लिए, और धातु से संबंधित तथ्य जो हैं वो अपन ने पूरा क्लियर कर लिया है। अब अपन बात करने वाले हैं सक्रियता श्रेणी। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्रियता श्रेणी। लगभग क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछता कैसे है वो बताऊंगा, समझना भाई ध्यान से। मैं ट्रिक से आपको सक्रियता श्रेणी याद कराऊंगा, सब ध्यान फोकस करेंगे। सक्रियता श्रेणी, पहली बात तो ये है सक्रियता श्रेणी कहते किसको हैं? सक्रियता श्रेणी कहते किसको हैं? धातुओं की क्रियाशीलता को, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली श्रेणी को क्या बोलते हैं? व्यवस्थित करने वाली श्रेणी का नाम क्या होता है आपका? सक्रियता श्रेणी।
सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। यानी धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो धातु की क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली श्रेणी क्या कहलाती है? आपकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो धातु की क्रियाशीलता को अपन घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप ट्रिक से पूरा याद करेंगे। पहले ट्रिक बताता हूं। पहला आएगा काका नाना काकी मांगे आलू, ठीक है। फिर जरीना फेविकोल पब्लिक है, जरीना फेविकोल पब्लिक है। तब कब होगा आगे ऑटो, ठीक है। काका नाना काकी मांगे आलू, काका नाना काकी मांगे आलू, जरीना फेविकोल पब्लिक है, कब होगा आगे ऑटो। देखो भाई क्रम से, काका यानी के पोटेशियम, ठीक है। के का मतलब क्या होता है भाई? पोटेशियम। फिर नाना, नाना Na मतलब सोडियम, ठीक है। काकी कैल्शियम, ये कैल्शियम। मांगे Mg मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। जरीना Zn जिंक या जस्ता। फेविकोल, फेविकोल Fe लोहा आयरन। पब्लिक Pb लेड शीशा। है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान भी सक्रियता श्रेणी में है दोस्तों। कब Cu कॉपर या तांबा। होगा Hg पारा। आगे Ag सिल्वर यानी चांदी आ गया ये। ऑटो Au ये आपका सोना आ गया। इस प्रकार याद रखना भाई, ये पूरा क्रम आपको बता दिया। आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो यहाँ क्रियाशीलता का क्रम आपको याद हो जाएगा। और ये क्रियाशीलता का कौन सा क्रम है भाई? घटता हुआ क्रम है, घटता क्रम है। सबसे ऊपर आएगी वो सबसे ज्यादा क्रियाशील आएगी, सबसे नीचे आएगी वो सबसे कम क्रियाशील आएगी। यानी काका नाना काकी मांगे आलू, जरीना फेविकोल पब्लिक है, कब होगा आगे ऑटो। क्लियर है ना? ध्यान रखना भाई। इस प्रकार ये तत्व के सिंबल लिख दिए मैंने, तत्व के नाम लिख दिए। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तब आपको याद रखना है क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम ना मिले तो सोडियम। पिछले वाली कक्षा में अपन ने डिस्कस किया था कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम है। मैंने आपको ये बताया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन हल करते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया नहीं था। अगर सोडियम पोटेशियम दोनों मिलते हैं तो पहली वरीयता बोलो सबसे ज्यादा किसको दी जाएगी? पोटेशियम को दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम है। और सबसे कम क्रियाशील कौन सी है? जो सबसे नीचे है, बोलो कौन सी? सोना। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। अगर आपको पोटेशियम नहीं मिलता है और चार ऑप्शन मिलते हैं और क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो बोलो ये चार ऑप्शन दे दिया आपको। समझना दोस्तों ध्यान से, ये चार ऑप्शन दे दिए,
तब इसमें से उत्तर क्या आएगा? बोलो ये सबसे ज्यादा है, ये ऑप्शन है नहीं। उसके बाद बोलो क्रम में कौन है? सोडियम। तो यहां आंसर क्या माना जाएगा? सोडियम। अगर आपको क्वेश्चन यही दे और थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करें कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, और ऑप्शन ये चारों दे, तो इन चारों में बोलो कम कौन सी है? एल्यूमिनियम। ध्यान रखना दोस्तों, ये ज्यादा है इन चारों में, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम। और आपको नाम दे कि सबसे कम क्रियाशील कौन सी है, तो सबसे कम क्रियाशील अपन देखें तो जो सबसे नीचे आ रही है जिसका नाम क्या है? सोना, वो सबसे कम क्रियाशील है। क्लियर है ना? उसके बाद मान लेते हैं आपको दें कि निम्न में से कौन सी ज्यादा क्रियाशील है, और ये चारों ऑप्शन दे दें आपको, तो इन चारों में बताओ दोस्तों कौन सा आंसर आएगा? तांबा। और कम क्रियाशील का पूछे इन चारों में तो क्या आएगा? सोना। और अगर आपको ये चारों ऑप्शन दे दें और पूछे सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है, तो इन चारों में बोलो क्या माना जाएगा? ज्यादा में जिंक, और कम में क्या आएगा? हाइड्रोजन। इस प्रकार आप ये ध्यान में रखना भाई, जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर वाला नीचे वाला यही ऑप्शन में दे, आपको बीच वाले भी ऑप्शन बना के दे सकता है। तो ये सक्रियता श्रेणी का जो है घटता हुआ क्रम है, ऊपर ज्यादा क्रियाशील, फिर कम होता जा रहा है, सबसे नीचे कम क्रियाशील आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना दोस्तों? इस प्रकार जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ आपको बढ़िया तरीके से बता दिए हैं। ठीक है, आप सभी दोस्तें इस सक्रियता श्रेणी को याद करेंगे, इसके क्वेश्चन बना बना के पूरा देखेंगे। ठीक है ना? और जो भी पीछे के एग्जाम में आए क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करेंगे आप। बाकी मैं एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, वो भी आप प्रैक्टिस के रूप में करेंगे सभी बच्चे। ठीक है ना? तो आप सभी बच्चे एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? और अपने ये यूट्यूब लाइव क्लास जो है ये 12:30 बजे फिक्स चालू हो जाएगी जनरल साइंस की। ठीक है? और शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास यूट्यूब पे लाइव चलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लासेस जुड़ें और फ़ायदा उठाएं। ठीक है भाई।